अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। दुनिया के सबसे नाकाबिले तस्खीर माने जाने वाले इजरायली सिक्योरिटी कवरेज आयरन डोम को फाड़ते हुए ईरानी मिसाइल इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गया। ईरान का एक ऐसा मिसाइल जिसे रैडर भी नहीं पकड़ पाया और वो सीधा इजराइल के सबसे खुफिया और महफूज डेमोना न्यूक्लियर प्लांट पर जा गिरा। इस हमले में तकरीबन 47 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर वो कौन सा ब्रह्मसूत्र था जिसने इजराइल की नाकाबिले तस्खीर दीवार को कागज की तरह फाड़ दिया। ईरान ने किस मिसाइल से हमला किया था ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया, लेकिन ख्याल की जा रही है कि ये काम ओमाद मिसाइल का है। ये कोई मामूली रॉकेट नहीं बल्कि एक सुपर हैवी पिन पॉइंट शिकारी है। ओमाद मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसका गाइड सिस्टम है। ये लॉन्च होने के बाद हवा में ही अपना रास्ता बदल सकता है। जब आयरन डोम ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो ओमाद ने अपनी सिमत बदल ली और सिक्योरिटी हिसार को चीरते हुए निकल गया। कि कोटिंग और रफ्तार ऐसी है कि इजराइल के मॉडर्न रैडर भी इसे वक्त पर ट्रैक नहीं कर पाए। डेमोना जैसे छोटे से इलाके को निशाना बनाना सुई में धागा डालने जैसा है, जिसे ओमान ने बखूबी अंजाम दिया। ईरान ने इस हमले के लिए शय और मात वाली चाल चली थी। डेमोना पर सीधा मिसाइल नहीं दागा गया बल्कि पहले एक जाल बुना गया। ईरान ने पहले सैकड़ों ड्रोन्स का झरमट भेजा। आयरन डोम और एरो सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में मसरूफ हो गए। साथ में खादिर मिसाइलें दागी गई जो हवा में कई हिस्सों में बट गए। इसी मल्टीवार हेड से इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया। ईरान ने जनूबी इजराइल पर एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान शहर और रात को पहुंचा। हमले में बच्चों समेत 100 के करीब अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने डेमोना पर भी हमला किया जिसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। इजराइल का फिजाई दिफाई निजाम 2 मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इस ईरानी हमले ने औराद में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी जिसकी तस्वीर खौफनाक बताई जा रही है। इस हमले में शहर और रात सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। वहां 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए जिनमें से 10 शदीद जख्मी और 14 को दरमियानी दर्जे के जख्म आए। बाकियों को मामूली चोट आई। कुछ इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक एक मिसाइल रिहायशी इमारतों के दरमियान गिरा जिससे करीबी घरों को नुकसान पहुंचा और आग फैल गई। यह पहला मौका है जब ईरानी हमले से इतनी बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तला मिली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान ने अगर 48 घंटों के अंदर आबनों हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर ना खोला तो अमेरिका ईरानी बिजली घरों को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। अरब न्यूज के मुताबिक अमेरिका की इस धमकी के जवाब में ईरानी फौज ने फौरी तौर पर जवाबी धमकी देते हुए कहा है कि वो पूरे खित्ते में अमेरिकी तोनाई, IT और डिसैलिनेशन यानी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। यह जारहाना बयानबाजी खतरनाक और तशवीशनाक नई कशीदगी की अलामत है क्योंकि मशरिक व सतह की जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह अल्टीमेटम फ्लोरिडा में अपने घर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जारी किया जहां वो तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बाद अंदरूनी दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान अगर इस अहम आबी गुजरगाह को दोबारा नहीं खोलता तो जारी तनाज़े के बाद अमलन बंद हो चुकी है तो अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बिजली घरों को तबाह कर देगा और आगाज सबसे बड़े बिजली घर से होगा। ईरान की फौजी ऑपरेशनल कमान खातिमुल अंबिया ने सदर ट्रंप की धमकियों का जवाब दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना हॉर्मुज के हवाले से 48 घंटों का अल्टीमेटम जारी किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जवाब दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, ईरान को नक्शे से मिटाने का फरेब इस मायूसी की अक्कासी करता है जो एक तारीख साज कौम के मजबूत इरादे के सामने खड़ी है। धमकियां और दहशतगर्दी हमारे अज़्म को कमजोर नहीं करती बल्कि इसे मजबूत करती है। ईरानी सदर ने कहा कि अपना हॉर्मुज सबके लिए खुला है सिवाय इन लोगों के जो हमारी सरहद की खिलाफवर्जी करते हैं और हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। मैदान जंग में मजबूती से और फैसलाकुन तौर पर हम डटे हुए हैं। ईरान का कहना है कि दुश्मन ममालिक के जहाजों के अलावा तमाम बहरी जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। अगर अपना हॉर्मुज को 48 घंटों के अंदर खोला गया तो ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। तुर्की टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अपना हॉर्मुज के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के इंतबा के बाद ईरान के एक सीनियर एहलकार ने इजराइल और खलीजी ममालिक के शहरियों को मुमकिन रुकावटों के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हर गुजरते दिन के साथ मजीद खतरनाक होती जा रही है। इस कशीदगी के दरमियान इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आज इतवार को ईरान पर शदीद हमले किए। नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया कि तेहरान के मिसाइल अब न सिर्फ इजराइल बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया के लिए एक अहम खतरा है। उन्होंने यह बयान जनूबी इजराइल के शहर औराद का दौरा करते हुए दिया जहां हफ्ते की शाम ईरानी मिसाइलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। नेतन्याहू ने डायगो गार्शिया पर हालिया हमले के बारे में दुनिया को खबरदार किया। इसने कहा कि ईरान ने 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल दागा है।
اس نے کہا وہ طویل عرصے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ایران اب یورپ کے اندر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ پہلے بھی خبرز جیسے یورپی ممالک کو نشانہ بنا چکا ہے اور اب سب کو نشانہ بنا رہے ہیں. نیتن یاہو نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران نے جان بوجھ کر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. ان کا مقصد محض حملہ کرنا نہیں تھا بلکہ اجتماعی نسل کشی کرنا تھا. یہ خوش قسمتی تھی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ورنہ صورتحال مزید بھیانک ہو سکتی تھی. یہی نہیں بلکہ نیتن یاہو نے یروشلم کے مقدس مقامات کا معاملہ بھی اٹھایا جو دنیا بھر میں عقیدے کے مراکز سمجھے جاتے ہیں. اس نے زور دے کر کہا کہ ایران نے ایسے مقامات پر میزائل داغے جو تینوں مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے انتہائی اہم ہیں. اس نے مغربی دیوار، چرچ آف ہولی سیلیچر اور مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی معجزے سے کم قرار دیا. میزائلوں کے ٹکڑے ان مذہبی مقامات کے بالکل قریب گرے جس سے کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا. مشرق و سطح میں شدید تنازعات نے خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے. ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں مسلسل اپنے تیور پہ تیور دکھا رہا ہے. اس کے حملے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مہلک ہوتے جا رہے ہیں. اسرائیلی شہر تل ابیب، اراد اور دیمونا مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کی زد میں ہیں. سائرن، دھوئیں کے بادل اور تباہی کے مناظر اسرائیل میں معمول بن چکے ہیں. اسرائیلیاں خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں. لوگ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں. سیاسی لیڈرز بنکروں کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے چھپ کر بیٹھے ہیں. ایران نے حال ہی میں اسرائیلی شہر دیمونا کو نشانہ بنایا جہاں اس کا انتہائی حساس ایٹمی ری ایکٹر واقع ہے. دنیا کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے اس علاقے میں بھی ایرانی میزائلوں کی پہنچ نے سب کو چونکا دیا ہے. ایران کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں سے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا. ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ خلیجی ممالک اور امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا. ایران نے بحر ہند میں ڈیاگو گارشیا جیسے فوجی اڈے پر حملہ کر کے اپنی میزائل صلاحیت کا مظاہرہ کیا. ڈیاگو گارشیا جزیرہ ایران سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے. تاہم دونوں ایرانی میزائل اپنے اہداف تک پہنچنے میں ناکام رہے. قطر کے سمندری علاقے میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. قطری وزارت داخلہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ حادثہ ٹیکنیکی خرابی کے سبب پیش آیا. ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر پر 7 افراد سوار تھے. لاپتہ شخص کی تلاش کی جا رہی ہے. قطری حکومت کے مطابق حادثہ اتوار کی صبح پیش آیا. فوج کا ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز کے دوران ٹیکنیکی خرابی کا شکار ہوا جس کے سبب وہ سمندری حدود میں گر کر تباہ ہو گیا. حکام کی جانب سے تاحال یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ہیلی کاپٹر کہاں سے کہاں جا رہا تھا. دوسری جانب قطر کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریسکیو کارروائیوں کے لیے متعدد خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی. سمندروں کی نگرانی پر مامور برطانوی ادارے نے اطلاع دی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب پروجیکٹائل لگنے سے ایک مال بردار جہاز میں دھماکہ ہوا. تاہم اس دھماکے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا. برطانیہ کے بحری ٹریڈ آپریشنز UKMTO نے بتایا کہ اسے شارجہ کے شمال میں 15 نوٹیکل میل یعنی 28 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے مال بردار جہاز پر گولہ لگنے سے دھماکے کی اطلاع ملی. ادارے کے مطابق یہ معلوم نہیں ہوا سکا کہ یہ پروجیکٹائل کس نوعیت کا تھا اور کدھر سے آیا تھا لیکن یہ مال بردار جہاز کے قریب ہی سے داغا گیا تھا. برطانوی ادارے نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ جہاز پر موجود تمام املاک خیریت سے ہے. مشرق و سطح میں جاری تنازع اب واضح طور پر توانائی کی عالمی منڈیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے ممالک کی معیشتوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. اس کے جواب میں سری لنکا کی حکومت نے آج اتوار کو ایندھن کی قیمتوں میں تقریباً 25% اضافہ کیا. یہ ایک ہفتے میں دوسرا اور یکم مارچ کے بعد تیسرا اضافہ ہے. یہ فیصلہ ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں کے بعد سامنے آیا جس سے پورے خلیجی خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. ابنائے ہرمز کی بندش نے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کو نمایاں طور پر متاثر کیا. نئے اضافے کے بعد سری لنکا میں آٹو ڈیزل کی قیمت 303 روپے سے بڑھ کر 382 روپے فی لیٹر ہو گئی جبکہ سپر ڈیزل کی قیمت 353 روپے سے بڑھ کر 443 روپے ہو گئی. بیانو آکٹین میں پیٹرول 317 روپے سے بڑھ کر 398 روپے اور 95 آکٹین میں 365 روپے سے بڑھ کر 455 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بھی 30% سے زیادہ اضافہ درج کیا گیا. سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے کئی ایرانی فوجی حکام کو ملک بدر کر دیا اور ایران کی جانب سے مملکت اور علاقائی ریاستوں کے خلاف کیے جانے والے واضح حملوں کی ایک بار پھر شدید مذمت کی. سعودی پریسیڈنسی کی جانب سے جاری کردہ وزارت کے بیان میں کہا گیا کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب کی خود مختاری، سیویلین انفراسٹرکچر، سفارتی مشنز اور اقتصادی مفادات کو مسلسل نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. مزید بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے بیجنگ معاہدے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی شرائط کے ساتھ ساتھ حسن جوار یعنی اچھی ہمسائیگی اور ریاستوں کی خود مختاری کے احترام کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے. مملکت نے سعودی عرب، خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور دیگر عرب و اسلامی ممالک کے خلاف ایرانی حملوں کی اپنی غیر مشروط مذمت کا اعادہ کیا اور خبردار کیا کہ اس کشیدگی کے تعلقات پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے.
सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज ने हफ्ते की रात ड्रोन हमलों की नई लहर को रोक दिया, मजीद 16 ड्रोन मार गिराए। एसपीए के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई मुतअद्दिद पोस्टों में बताया गया कि मुमलिकत के मशरकी सूबे पर हफ्ते की रात 16 ड्रोन हमलों को रोका गया, जहां इसके बड़े तेल के ज़खायर और रिफाइनरियां वाक़ है। जुम्मे से अब तक मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए जा चुके हैं। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट्स पर मबनी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के बाद 28 फरवरी से अब तक सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की मजमूई तादाद कम से कम 590 हो गई है। ड्रोन्स के अलावा इसी मुद्दत के दौरान सऊदी एयर डिफेंस ने 42 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 क्रूज मिसाइल भी मार गिराए, जो मुमलिकत के खिलाफ जारी फिजाई मुहिम की मुसलसिल और मुख्तलिफ नवियत को जाहिर करता है। रमजान मुबारक के दौरान मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में 3,38,98,000 यानी 34 मिलियन के करीब इफ्तार पैकेज तकसीम किए गए। एसपीए के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के उमूर की जनरल अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी इफ्तार पैकेज की तकसीम के जामे मंसूबे पर अमल दरामद किया गया। यह इक़दाम ज़ायरीन के लिए इफ्तार की फराहमी के हवाले से अथॉरिटी की कोशिशों का एक हिस्सा है। वाज़ेह के रमजान मुबारक से कबल हरमैन शरीफीन में इफ्तार दस्तरखान के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया था। इफ्तार दस्तरखान के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फलाही तंजीमों के अलावा इनफरादी सतह पर परमिट जारी किए गए थे, जिनका मकसद इफ्तार दस्तरखान के निज़ाम को मुनज़्ज़म करना और फराहम की जाने वाली खिदमत को बेहतर बनाना था। ईरान अमेरिका जंग में अगरचे ईरान ने लड़ाई को 23 दिन तक जारी रखने की ताकत दिखाई, मगर जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कुन है वो ये है कि इस मुल्क के हक में मुस्लिम ममालिक अब तक सामने नहीं आया। चीन और रूस इसे अखलाकी हिमायत दे रहे हैं। हिंदुस्तान इस मामले में गैर जानिबदार रहा, लेकिन मुस्लिम ममालिक में किसी ने भी अब तक इस जंग के हवाले से ईरान के नुक्ते नजर पर बात नहीं की। इस सूरत हाल ने तकरीबन तमाम ममालिक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या जंग के दौरान कोई किसी का साथ देगा। यही वजह है कि अब एक बार फिर इस्लामी नेटो बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने रियाद में एक मुलाकात की। यह मुलाकात इस्लामी ममालिक के एक सरबराही इजलास के दौरान हुई, जिसमें इन ममालिक ने पहली बार मिलकर अपनी ताकत को जोड़ने के तरीकों पर बात की। गुज़िश्ता साल से ही तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ सिक्योरिटी मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल के आगाज में पाकिस्तान के एक वजीर ने भी कहा था कि यह मुआहदा तकरीबन 1 साल से तैयार हो रहा है। तुर्की चाहता है कि इस ग्रुप में मिस्र को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान के लिए यह मुआहदा बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इस बात को लेकर परेशान है कि इसे जंग की हालत में कहीं से सिक्योरिटी की गारंटी मिल सके। हालांकि मौजूदा हालात के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि यह मुआहदा नेटो जैसा नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां ममालिक अपनी दिफाई सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात में आपस में ताउन बढ़ा सकें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये ममालिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ताकत को मिलाकर अपने इलाके के मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं।